चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे सनचैन। कहानी है हरिहर काका। चलिए पढ़ते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ
ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके वो यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज भी जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं। बच्चों धन्यवाद। अब हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। आप भी घर में ज़रूर पढ़िए, तभी समझ में आएगा।